Hello everyone, my name is नौशाद अली. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय अली सर. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल. सेल को हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ. द यूनिट ऑफ लाइफ इसका मीन्स है कि ज़िंदगी की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके अंदर सभी प्रोसेस हो रहे हो जो एक जीवन काल में होते हो, जो एक जीवित जीव के अंदर हो सकते हो. तो सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि लाइफ में होने वाली सभी प्रोसेस, सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स शो करती है एक सिंगल सेल में. कैसे? ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका? सिंगल सेल का. इनके सभी जीवन का, सजीव लक्षणों का सजीवों का एक लक्षण है, कैरेक्टर है ग्रोथ. इसके अलावा बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस भी ऐसे ही होता है सभी, चाहे वो एक सिंगल सेल हो या फिर हम जैसे कोशिकाओं का एक संगठन हो. हम संगठन ही तो है. तो जब सेल यानी कि कोशिकाओं का संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी यही हो रहा है और एक सिंगल सेल में भी ये सारी प्रोसेस हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस की. मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? जैसे रेस्पिरेशन, सांस, श्वसन जिसको कहते हैं हिंदी में, सांस लेना अलग प्रोसेस है, श्वसन होना अलग बात है. इसके अलावा बायोकेमिकल सारी रिएक्शंस, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वे सभी के सभी कहाँ पाई जाती हैं? एक सिंगल सेल के अंदर भी होती हैं. यहीं पर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बना एक संगठन, जैसे हमारा शरीर है मल्टी सेलुलर, उसके अंदर भी होता है, एक सिंगल सेल के अंदर भी होता है. आप लोग देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? यूनिसेलुलर है. इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्शन पाया जाता है. कॉन्शियसनेस, एक सिंगल सेल के अंदर भी कॉन्शियसनेस होता है और पूरे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक कॉन्शियसनेस पाया जाता है. सेंसिटिविटी भी होती है सेल में से. तो इन सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए जबकि इसमें सजीवों को सारे लक्षण मिले हैं और वो भी ऐसे ही मिले जैसे एक संगठन में मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलते हैं, तो वही चीज़ें एक सिंगल सेल में मिली, इसीलिए इसको क्या कह दिया? यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम बात करते हैं कि सेल, द टाइप ऑफ सेल, सेल के कितने प्रकार होते हैं. यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आए व्हाट द टाइप ऑफ सेल, तो हमें बात करनी है द टाइप ऑफ सेल इज 2. सेल के 2 प्रकार होते हैं. कौन कौन से? एक को हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक, और दूसरे को हम क्या कह देते हैं? यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है क्या? बेसिकली आप इसको भी समझो थोड़ा, ये भी जरूरी है. प्रोकैरियोटिक सेल वे होती हैं जिनके अंदर प्रो मीन्स होता है, ये देखो ये जो वर्ड है प्रो, इट मीन्स प्रारंभिक प्रकार का. बिल्कुल प्रो मीन्स प्रारंभिक या प्रीमिटिव, जिसको बोलते हैं हम प्रीमिटिव, प्रारंभिक. और कैरियोटिक का मीन्स होता है, बच्चों ये बात याद रखनी है हमेशा, जहाँ भी कैरियोट वर्ड आ गया वहीं पर आपको एक बात याद रखनी है, इसका मीन्स होता है न्यूक्लियस. बायोलॉजिकल टर्म है कैरियोट और उसका मीन्स होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक. सुना होगा, मैंने मियोसिस पढ़ा था, उसमें एक वर्ड आता कैरियोकिनेसिस. इट मीन्स केंद्रक का विभाजन, काइनेसिस मतलब बटना. तो यहाँ पर क्या है? प्रो मीन्स प्रीमिटिव और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. प्रारंभिक केंद्रक, वो सेल्स जिनके अंदर प्रारंभिक केंद्रक होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक या क्या कह सकते हैं? प्रीमिटिव टाइप सेल बोल सकते हैं. प्रारंभिक केंद्रक कैसा? इसके अंदर कहीं भी क्या नहीं होता? इसके अंदर कोई भी केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं होता, बल्कि ये कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर अनडेवलप्ड सेल हो, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है. ये नहीं कह सकते कि होता ही नहीं, बिना हुए तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अनडेवलप्ड एक न्यूक्लियस होता है. और इसी के साथ में जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोट मीन्स अभी भी बताया था पीछे, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस
अब ये बात कैसे समझनी है, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस या केंद्रक, केंद्रक, और ट्रू मीन्स सत्य, वे कोशिकाएं जिनके अंदर सत्य या एडवांस टाइप का केंद्रक मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स केंद्रक, यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ये बात आपको समझनी है। इसी के साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल पाए जाते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, वो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो इसके अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम, लेकिन यहीं पर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है CS और इसके अंदर 70S भी होते हैं, दोनों पाए जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर ER, गोल्जी बॉडीज, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, लेकिन इसमें ER गोल्जी बॉडीज नहीं पाई जाती हैं। कहने का मतलब जितनी भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, कौन से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, वे सभी इसके अंदर नहीं पाए जाते। ये बात आपको क्लियरली समझ जानी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया टाइप ऑफ सेल। यदि हम उसे जीवों के आधार पर कहें कि जीवों के आधार पर कितने प्रकार की कोशिकाएं या सेल होती है, तो भी हम कहेंगे कि जीवों के आधार पर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के आधार पर हम अगर बात करेंगे सेल का टाइप के, तो भी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। एक को हम कह देंगे प्लांट सेल और दूसरी को हम कह देंगे एनिमल सेल। दूसरी को हम क्या कह देंगे, एनिमल सेल। प्लांट सेल कौन सी होगी बच्चा, उसमें भी डिफरेंस होगा दोनों चीज़ों के अंदर। ऐसे ही सेम कैसे होगा बता रहा हूँ अभी। ये चीज़ें आप लोगों ने शायद नोट कर ली होगी, अच्छे से पढ़ लिया होगा इनको। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके कारण ये है क्योंकि वो सभी कैरेक्टर्स को शो करती है, एक सिंगल सेल भी सभी प्रोसेस करती है, इसी वजह से यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जीव है जो एक सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव। और उनके अंदर भी क्या होते हैं, उनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, आप लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी प्लांट के पास तो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, नहीं, ये कहते हैं बल्कि कि जी प्लांट के पास तो सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कहना है कि इसके पास सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और लेकिन वहीं हम बात करते हैं किसकी, वहीं अगर हम बात करते हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर हम कहेंगे कि इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब बच्चों में तुम्हें थोड़ा सी बात बता देता हूँ। देखो प्रकृति ने सभी को अपने बचाव के लिए कोई ना कोई चीज़ें दी हुई है। जैसे हम पर कोई हमला करेगा तो हम उसे हाथों से रोक सकते हैं, पैरों से भाग सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ताकत है तो लड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट के पास ना कोई हाथ है ना कोई पैर है भागने के लिए। तो प्रकृति ने इनको मजबूती देने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए इन्हें एक अलग से दीवार खड़ी कर दी इसकी सेल के चारों तरफ। इसी वजह से यही कारण है
कि जैसे ये मान लो हमारा डस्टर जो है ये पूरा लकड़ी का है, यही कारण है कि इसे हम अगर दबाएंगे नहीं दबेगा, ये टाइट है, अच्छा है बिल्कुल एकदम। किस कारण से? क्योंकि इसकी चारों, इसकी कोशिका, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर सेल वॉल खड़ी हुई है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका की, ये देखो, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, एक कला है सिर्फ। ये जो झिल्ली है ये आराम से दब सकती है, तो हमारा दब सकता है आराम से कहीं से भी हाथ, ये देखो। तो जब ये हाथ वगैरह आराम से दब सकता है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास एक बिल्कुल नॉर्मल सी मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन वहीं हम अगर बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, जिसके कारण वो सेल वॉल के कारण मजबूती से जो स्ट्रक्चर उसकी बन गई वो स्ट्रक्चर बनी रहती है, ठीक है। और इसी के साथ में इनके और बाकी स्ट्रक्चर्स लगभग सेम होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस किस चीज़ में होता है कि एक तो इनके पास वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं, ये क्या है, वैक्यूल है। लेकिन इनके पास वैक्यूल बहुत ही छोटे, वो भी कभी कभी हो गए, इनके पास वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आगे की क्रिया हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।